पारा, बढ़ रही ठिठुरन, बढ़ता कोरोना, बढ़ती सिहरन। सर्दी जुकाम हुआ आम, कोरोना कर गया काम। तो ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है और ऐसी संभावना है कि फर्टिलिटी कम है उसमें। धुआं, स्मॉग, मावट, कोहरा, ठंड में खतरा, फिर हुआ दोहरा। नया दुश्मन ओमिक्रॉन आया, बढ़ते केसेस ने दोबारा डराया। कोरोना को मिला मौसम का बूस्टर डोज। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सर्दी का मौसम कोरोना के प्रसार के लिए मुफीद साबित हो रहा है, यानी हालात घातक बन रहे हैं। इस मौसम में सतर्क रहने की जरूरत है। यह तो साफ है कि कोरोना गया नहीं है, ऊपर से इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ चुका है। लक्षण नहीं होने के बावजूद मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए सर्दी, खांसी, बुखार के हर मरीज का कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि बीमारी का पता तो चले। एसिम्प्टोमेटिक मरीज में कोरोना वायरस का लोड तो होता है, यानी वे पॉजिटिव तो रहते हैं, लेकिन उनमें कोरोना के कम या बिल्कुल भी लक्षण नहीं होते। यह उतना ही घातक है जितना लक्षण वाले मरीजों में होता है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। कोरोना को लेकर लापरवाही भी कम नहीं हो रही। पिछले 1.5 महीनों में प्रदेश में 650 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। आज इसी पर करेंगे बात कि आखिर कैसे ये मौसम कोरोना के लिए बूस्टर डोज साबित हो रहा है। और आज चर्चा के लिए मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट से, और डॉक्टर नरोत्तम शर्मा सीएमएचओ हैं जयपुर के। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर स्वाति, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। देखिए, बहुत पुराना गाना था, बहुत मुफीद इस वक्त है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। कोरोना के केस में तो यही नजर आ रहा है। आखिर किस तरह ये मौसम सपोर्ट कर रहा है कोरोना, कैसे इन दोनों की यारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के साथ हमने शुरू से ये देखा है कि जब भी तापमान जो है वो कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में कोरोना ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और यही हमने यूरोप वगैरह में भी पहले देखा कि जैसे ही विंटर सीजन की तरफ वो लोग कदम रखते हैं, वैसे ही संक्रमण की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। ये कुछ अभी ऐसी चीजें भी हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा शोध नहीं हो पाया है, अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। शायद क्लोज स्पेस में रहने की वजह से, या हम जो है ज्यादा ऐसे वक्त में ज्यादातर अंदर रहते हैं, और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और वही हवा अंदर सर्कुलेट हो रही है, तो ऐसे में दूसरों को भी संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कुछ इस तरह की बातें जरूर हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर समय के साथ और चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ये बात साफ तौर से दिखाई दे रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो ज्यादातर देशों में, अगर बाहर के देशों की बात करें तो वहां अब प्रिडोमिनेंट वेरिएंट बनता जा रहा है, यानी कि डेल्टा वेरिएंट के ऊपर आगे निकल रहा है और ज्यादा लोग जो है वो अब ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। अभी तक अच्छी बात जो देखी गई है वो जरूर यही है कि माइल्ड केसेस जो है वो ज्यादातर सामने आए हैं, जबकि कल ही यूके ने पहली पुष्टि करी है मृत्यु की ओमिक्रॉन की वजह से। तो अभी बहुत शुरुआती दिन है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ओमिक्रॉन जो है वो कोई और नई चाल नहीं चलेगा या उसकी वजह से तीव्र बीमारी नहीं होगी। जरूर अभी तक माइल्ड डिजीजेस ज्यादा देखने को मिली और उम्मीद हम यही कर रहे हैं और आगे भी हम यही चाहते हैं कि इसका माइल्ड फॉर्म ही सामने रहे। लेकिन तैयारियां करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, सरकारों के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि हम पूरी तरह से सचेत रहें और किसी भी तरह से ओमिक्रॉन को एक बड़ा खतरा ना बनने दें। ये इस तरह से माइल्ड डिजीज ही बनकर रहे। एक प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं डॉक्टर स्वाति, वो ये है कि पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर नहीं होता। देखिए, जिन कंट्रीज में ओमिक्रॉन कहर बनकर टूटा है उन कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टैंड एकदम क्लियर है।
जो भी टॉप फेस है वो ये बोल रहा है कि भाई ओमिक्रॉन खतरनाक है और आपको अपनी सुरक्षा करनी है, हम भी अपने स्तर पर तैयार हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टैंड इसको लेकर बटा हुआ है। कुछ चेहरे कह रहे हैं खतरनाक है, कुछ चेहरे कह रहे हैं खतरनाक नहीं है। इस तरह के स्टैंड से तो फाइट नहीं हो पाएगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए विंटर सीजन टिपिकल और इसलिए हो जाता है क्योंकि पराली का धुआं होता है, कोहरा होता है, मावट होती है, और ये तमाम चीजें कोरोना को बहुत ज्यादा ऊपर उठने नहीं देती, वो जमीन के आसपास ही मेरे ख्याल से रखती हैं, और ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन बनती है लोगों के लिए। शायद मैं इतने ज्यादा साइंस नहीं जानता हूं, लेकिन जितनी आम समझ है उस हिसाब से कह रहा हूं। नहीं, आपने सही चीजों की तरफ इशारा किया है। जैसे जैसे हवा का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, वैसे ही जो है कोरोना का क्लियरिंग होना भी उतना ही कम हो जाता है। और इसीलिए कहीं पर अगर लोग हैं और वहां क्लियरिंग अच्छी नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में कोरोना का वहां पर ज्यादा लंबे समय तक रहना स्वाभाविक हो जाता है। और अगर किसी भी वातावरण में कोरोना ज्यादा लंबे समय तक रह रहा है और अगर वहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनके भी फिर संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जिस तरह से आपने प्रदूषण की बात भी करी, प्रदूषण स्वाभाविक तौर से भी लोगों को काफी पीड़ित करता है। सांस की दिक्कतें सामने आती हैं, तरह तरह से लोग परेशानियां जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है उनसे जूझते हैं। ऐसे में इम्यूनिटी लेवल भी आपका कम हो जाता है और इसलिए कोरोना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल मंशा की आपने करी, देखिए अगर देखें तो शुरू में इंडिया ने अच्छे स्टेप्स उठाए। जैसे ही पता चला कि ओमिक्रॉन जो है अब नया वेरिएंट है जिसके बारे में पता चला है, तो हम जितने भी लोग हमारे भारत में अंदर आ रहे हैं उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी ओमिक्रॉन मिस ना हो। शायद एक थोड़े से समय का इंतजार हो रहा है कि अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हैं या हमें इसमें कोई इजाफा दिखाई देता है तो जल्द ही मुझे लगता है सरकार जो है काफी सारी चीजों पे पाबंदी लगा सकती है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पॉलिटिकल फेसेस में क्लैरिटी होती है तो लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है गंभीरता का। अगर पॉलिटिकल क्लास बटे हुए बयान देगी तो उतना गंभीरता का मैसेज जा नहीं पाएगा। ठीक है, आप अंदर खाने बहुत तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन पहले भी उन तैयारियों का हश्र हमने देखा है। लेकिन इस बार हम एक बार फिर आप पर भरोसा कर रहे हैं तो कम से कम गंभीर रहना है, लोगों को उस पॉइंट पर तो रखा जाए। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, डॉक्टर नरोत्तम आपके पास आ रहा हूं। देखिए कई सारी दिक्कतें जो बीमारियों को लेकर हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लोग झेलते हैं, वो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इनिशियल लेवल पर घर में इलाज हो जाता है। या तो मम्मी बता देंगी, या पापा बता देंगे, या नानी बता देंगी, या चाची बता देंगी, या मामी बता देंगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता देगा और उसके हिसाब से शुरुआत कर दी जाती है ट्रीटमेंट की। अब ये सर्दी जुकाम का तो वैसे ही महीना है जो कि एक तरह से लक्षण भी है कोरोना का या ओमिक्रॉन का। हालांकि ओमिक्रॉन इतने ज्यादा लक्षण अभी अपने यहाँ दिखा नहीं रहा है। तो ऐसे में एक रियल पिक्चर कोरोना के खतरे की क्या हम बना भी पा रहे हैं? कोरोना ये वायरस डिजीज और अपने लगभग 1.5 साल से लगभग सभी जगह पर ये इन्फेक्शन फैला हुआ है, संक्रमण फैला हुआ है। और बीच में जो समय आया जिसमें हमने सेकंड लहर को कंट्रोल किया, जिसमें केस कम हुए, इसके बाद ये कोरोना एक से दूसरे में जब सोशल डिस्टेंसिंग पालना कम हो जाती है या कोई संक्रमित व्यक्ति किसी और से मिल सर्दी का है, इसलिए लोग बाग ज्यादा सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं। और वो इसलिए वहां पर आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले। तो चूंकि वहां पर जो खांसी जुकाम होने के कारण लोग बाग ज्यादा अपने को टेस्ट कराने के लिए बाहर निकलते हैं। और आप देखिए पिछले हमारे 1.5 महीने में, पिछले नवंबर से हमारे टेस्टिंग संख्या के अंदर डबल से ज्यादा इजाफा हुआ है। तो इसलिए केसों की पकड़ में आता है। मुख्य बात यह है कि हमें जब तक हम कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करेंगे, हम किसी भी स्थिति में इन ऐसे संक्रमण को रोकथाम करने में सफल नहीं होंगे। नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जो हम डेटा देख रहे हैं या जो स्टेट देख रहे हैं हम लोग, जिस तरह की संख्या सामने है, क्या ये रियल पिक्चर है इस मौसम में? क्योंकि मैंने कहा कि अब देखिए सबने वैक्सीन तो लिए, हो सकता है कि घर में ही जो छोटी मोटी दवाई ली उससे वो ठीक हो गए हो और वो नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है या अभी ठंड की वजह से वो डेटा हम बना ही नहीं पाए? देखिए कि सभी लोगों की बीमार होने पर यदि व्यक्ति हमें अपना टेस्ट नहीं कराता है या हर जगह टीम वहां तक नहीं पहुंच पाती है आदमी तक, तो निश्चित तौर से केस और भी होंगे। किंतु प्रशासन की और सरकार की कोशिश रहती है कि हम अंतिम छोर तक पहुंचे और वहां पर जहाँ जल्दी टेस्ट करके जल्दी पेशेंट को डिटेक्ट करें, उसको आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें, जिससे संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आप सही बोल रहे हैं कि केस और भी होंगे, किंतु उनकी जानकारी जब तक हमें नहीं मिल सकती, जब तक कि व्यक्ति
को सिम्टम है या तो क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर नरोत्तम? अब देखिए, चूंकि हम पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो भी कदम उठा रहे हैं हम उसके हिसाब से अपने सवाल गढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेसिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, वो जो भी मंत्र दिया गया है आगे बढ़ने का, उस मंत्र को रटा जा रहा है, उसको निभाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन क्या रैंडम सैंपलिंग अपने स्तर पर, जैसा कि हमने 2020 की शुरुआत में देखी थी सरकारें करवा रही थी, उसको फिर से जोर देना चाहिए? क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो है पर डे अच्छे खासे टेस्ट करने की। रैंडम सैंपलिंग का जो हमारा है पिछले महीने से ही सभी जिलों में शुरू हो गई है। और हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्कूलों के अंदर सभी रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है। और जहाँ 1,500 सैंपल पर डे हो रहे थे, हमारे यहाँ वो लगभग 4,500 सैंपल पर डे हो रहे हैं इस समय। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसको कोशिश कर रहे हैं और बढ़ाने की। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, उनको घर जा जाकर एक व्यक्ति घर जाकर 8वें दिन जाकर उनकी सैंपलिंग ली जा रही है। उनसे तलाशा जा रहा है कि कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको भी वापस इंस्टीट्यूट में उनको शिफ्ट किया जा सके। पूरी गंभीरता से चिकित्सा विभाग काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि संक्रमण कैसे भी इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं अपने दर्शकों को यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने बचपन से हो सकता है ये कहावत अंग्रेजी में है सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि ऐसा कोई एप्पल है नहीं जो डॉक्टर्स को अवे रख पाए। और ऐसे में अगर सर्दी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस बात को सीरियस लें। कोई एप्पल, कोई नानी का नुस्खा नहीं बचाएगा। हो सकता है कि वो कोरोना हो, ऐसे में उसको गंभीरता से लेकर एक बार टेस्ट से गुजरने की जहमत उठा लें, क्योंकि आपकी जान आप ही के हाथ में है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास देखिए इस सवाल के साथ आ रहा हूं। अब देखिए, होता क्या, जैसे ठंड आती है, गर्म कपड़े निकलते हैं, हम पूरे शरीर को ढक लेते हैं, हम कान ढक लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है का हवाला देके मुंह ढकना, बहुत कम ही लोग हैं जो नाक को मुंह को ढकते हैं। जब हम साल भर देख रहे हैं कोई मास्क पहन ही नहीं रहा है, मतलब रेयरिटी में शायद 5 या 10% भीड़ में कोई आपको मास्क पहने दिख जाए, नहीं तो वो तो या तो नाक के नीचे या गले के नीचे, मानो माला हो या नथनी हो, मुझे नहीं पता वो किस रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ठंड के कपड़ों में भी अभी मुंह ढकने को उस तरह से लिया नहीं जा रहा है कि हम मास्क का एक्सपेक्टेशन रखें, जबकि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने सही चीज की तरफ इंगित किया है, क्योंकि देखिए स्टडीज भी यही बोल रही है कि भारत में 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो मास्क नहीं पहन रहा है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर हम ये जानते हैं इतने अच्छे से कि हम कोरोना को मास्क के द्वारा काफी हद तक रोक सकते हैं और फैलाने से जो है बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने को खुद को बचा सकते हैं, तो हमें इसकी गंभीरता समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अगर आप जैसे आप कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि एक औपचारिकता के तौर पर लोगों ने मास्क पहना हुआ है और इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं कि सही तरीके से मास्क पहना है या नहीं, और बात करते वक्त सभी नीचे उतार देते हैं, जबकि बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। नहीं, लेकिन रूट कॉज पे मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि जो लोग बोलते हैं कि ठंड में हम बाहर निकलेंगे तो सांस लेने में वैसी दिक्कत हो रही है, क्या ये पॉइंट वैलिड है? देखिए बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर अब आप देखें तो ज्यादातर लोग कपड़े का मास्क या 2 लेयर के कपड़े का मास्क या इस तरह के मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें आसानी से हवा जो है आर पार जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सांस लेने में दिक्कत होगी या घुटन महसूस हो रही है, ऐसा अभी बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और खास तौर से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ी सी देर के लिए अकेले कहीं बैठ करके मास्क उतार करके थोड़ा सा अच्छे से अपनी जो सांस प्रक्रिया है उसको दोबारा से वापस सुनिश्चित कर सकते हैं कि ठीक हो। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होगा, जो बहुत बड़े बुजुर्ग, काफी बुजुर्ग लोग हैं या पहले से जो है सांस की दिक्कतों से जूझ रहे हैं या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स, तो ऐसा एक बहुत लिमिटेड सेक्शन ही होगा। लेकिन ज्यादातर लोग इसको एक बहाना बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मास्क हमें न केवल कोरोना से, बल्कि इस वक्त तो प्रदूषण से और तरह तरह के जितने और वायरस इस वक्त घूमते हैं जो कि स्वाभाविक तौर से भी बीमारियां करते हैं, उनसे भी बचाता है। इसलिए बिल्कुल भी ना सोचें कि मास्क नहीं लगाएं या सांस फूल रही है इसलिए नहीं लगाएं, ऐसा नहीं है। आप आसानी से जब आपको दिक्कत हो उस वक्त मास्क लेकिन एक कंफ्यूजिंग बात क्या है डॉक्टर स्वाति की, दरअसल इस बार जब ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात आई है या इस बार जो कोरोना केसेस आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन लक्षणों के बारे में जिनके बारे में हम मार्च अप्रैल 2020 में लोगों को समझाया करते थे, आज उनमें से कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं। ऊपर से सर्दी के महीने में होता यह है कि लोगों की या तो पुरानी एलर्जीज या पुराना दर्द या पुराना रोग एक बार फिर सिर उठाता है और लोगों को लगता है कि हो सकता है ये रूटीन का हिस्सा हो।
तो ये फाइट अगेंस्ट कोरोना को थोड़ा डिफिकल्ट तो बनाएगा। डेफिनेटली बनाएगा। और जैसे आपने पहले भी कहा, बिल्कुल सही कहा कि कई सारे केसेस इस वजह से मिस हो भी रहे होंगे, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स अगर हिदायत देते भी हैं कि आप कोरोना का टेस्ट कराइए तो लोग नहीं करा रहे हैं। अब ज्यादातर लोगों के मन में धारणा आ गई कि माइल्ड फ्लू है या हल्की फुल्की सर्दी मौसम की वजह से हो रही है या तब्दीली की वजह से हो रही है, तो ये तो होती ही है। इस वजह से कई सारे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। लेकिन एक चीज का हमें लगातार ध्यान रखना है कि जैसे ही हमें इस तरह के लक्षण दिखाई दें, जो कि हमें लगता है कि नजला, बुखार, खांसी या हल्का सा मौसम बदलने की वजह से जैसा हमें लगता है कि कुछ हरारत सी हो रही है, तो हमें तुरंत अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि इस बात को याद रखिए कि आपके लिए हो सकता है कि ओमिक्रॉन एक माइल्ड डिजीज हो, लेकिन आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिला है या बच्चे हैं कोई और है, उनके लिए वो सिवियर डिजीज होने की संभावना रखता है। इसलिए अब भी बहुत जरूरी है कि हम ये ना सोचे कि हम जो है आइसोलेट नहीं करें या हम बीमार हैं तो दूसरे भी हो जाएंगे तो उन्हें भी माइल्ड डिजीज होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और खास तौर से बच्चों को अगर आप देखें तो अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है बच्चों को, तो बच्चे एक ऐसा वर्ग है जिन्हें सुरक्षित करना हम बड़ों का ही इस वक्त उत्तरदायित्व है। तो जितना ज्यादा हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे, आइसोलेट करेंगे, हम बच्चों को भी सुरक्षित करेंगे। देखो, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी टेंशन का विषय है पेरेंट्स के लिए। मैं आपको सिंसियरली बता रहा हूँ। अब जैसे किसी के यहाँ मिड टर्म चल रहे हैं, किसी के यहाँ हाफ ईयरली चल रही है, और बीइंग अ पेरेंट मैं खुद भी सुबह सुबह बच्ची को लेकर स्कूल जाता हूँ, क्योंकि 5 दिन बहुत ज़रूरी है स्कूल के हिसाब से आना। उस 5 दिनों में एग्ज़ाम ऑफलाइन ही दिलवानी है, उसके बाद फिर भले ही आप ऑनलाइन पढ़ा दीजिएगा, ये ऐसा स्कूल का कहना है। तो मजबूरी है, भेज रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वैक्सीन को लेकर बात करूँगा। देखिए, वैक्सीन तो मौसम को सस्टेन कर जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वैक्सीन कोई मौसम के लिहाज से अपने प्रभाव को चेंज तो करता नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी पिछले हफ्ते की बात है, आप ही के डिपार्टमेंट की टीमें ग्राउंड पर जा रही है लोगों के घरों में वैक्सीन लगवाने। दौसा में एक बुजुर्ग के घर पहुंची, बुजुर्ग ने लाठी उठाई, गालियों से नवाजा और दौड़ा दिया। तो अभी भी लोगों को यह समझना जरूरी है कि वैक्सीन लगवाना इसलिए जरूरी है कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद मान लीजिए कोरोना हुआ भी तो इलाज आसान होगा, आप गंभीर स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे। डॉक्टर नरोत्तम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम के रूप में चलाया भारत के अंदर। राजस्थान के अंदर भी हमने बहुत तेजी से इसके अंदर काम किया। यहाँ तक कि जयपुर के अंदर हम 96% लोगों को प्रथम डोज लगा चुके हैं, 60% लोग को सेकंड डोज लगा चुके हैं। हमने अब इसके आगे बढ़कर हमने हर घर दस्तक के रूप में घर घर तक पहुंचने की कोशिश की है। और अब माननीय सीएम महोदय ने एक नया 181 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जहाँ 10 लोग इकट्ठे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, यदि वो उसके ऊपर अपने कंप्लेंट डालता है तो हमारी टीम वहां जाकर 24 आवर्स के अंदर उसको कंप्लेंट को डील करती है और टीम वहां पहुंचकर उन लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है। ये बहुत अच्छी पहल है। इससे पूरे राज्य में काफी तेजी से संख्या में लोगों को वैक्सीन किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो सेकंड डोज का अंतर है फर्स्ट डोज से, उन लोगों से अपील है कि वो लोग अपना डोज का जो है समय आगे आने पर अपना वैक्सीन करा लें। इससे अपने हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है और हम संक्रमण। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम, आप ये एंश्योर कैसे कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच रहा है? मैं देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं ये भी मैं क्लियर कर दूं। जैसे दौसा में उस बुजुर्ग महिला ने दौड़ा दिया, वो अगली बार भी दौड़ा सकती है। कुछ लोगों की होती है खाल गेंडे वाली, एक बार जो खुद से कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, अपने आप की नहीं सुनता टाइप वाले लोग भी होते हैं। अब उन्होंने तो कह दिया हमें नहीं लगवानी वैक्सीन, अगले दिन उसके अगले दिन उसके अगले दिन जाके क्या ये एंश्योर किया भी जा रहा है कि वो वैक्सीन ले रहा है या नहीं, या वो समझने की स्टेज पर आया भी है या नहीं?